हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी में। तो चलिए हम लोग सामान्य विज्ञान जो है रिमाइंडर का उसका प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे। तो आज उसका क्लास जो है अभ्यास सेट यानी कि प्रैक्टिस सेट 8वां है, यानी कि आज जो है क्लास 8वां क्लास होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और यह आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से यानी कि रेलवे के सभी एग्ज़ाम के दृष्टि से या बिहार एसएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेटर है। आप लोग क्लास देखिएगा और कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोग एक बार इसे ज़रूर देखिएगा। चलिए आपका पहला प्रश्न आ गया यहाँ स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है आपका कि भारत में जिप्सम की सर्वाधिक प्राप्ति करने वाला राज्य कौन सा है। भारत में जिप्सम की सर्वाधिक प्राप्ति करने वाला राज्य कौन सा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान हो जाएगा। यानी कि जिप्सम की सर्वाधिक जो है प्राप्ति हुआ कहाँ? राजस्थान में हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर प्रश्न है कि प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। यानी कि प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। क्या हो जाएगा आंसर इसका? 2 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, सोना। यानी कि सोना प्रकृति में क्या है? सोना प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। चांदी, जस्ता और लोहा जो है वह क्या करता है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। इसलिए क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा, सोना। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न है आपका कि ग्रहों की गति का नियम सबसे पहले किसने दिया था, किसने प्रतिपादित किया था। ग्रह के नियम जो है वह किसने प्रतिपादित किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, केपलर हो जाएगा आंसर इसका। क्या हो जाएगा? केपलर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न क्या है? 4 नंबर प्रश्न देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है। यानी कि जब दाब बढ़ता है तो बर्फ पर जब दाब बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, तो उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? गलनांक क्या होगा? गलनांक घट जाता है। गलनांक क्या है? घट जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर प्रश्न है कि 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होगी। दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होगी? दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होगी? ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी 0.75 हो जाएगा। यानी कि किसी वस्तु को देखने के लिए उसके लंबाई का आधा लंबाई होना चाहिए। उसे पूरा देखने के लिए पूरा देखने के लिए वस्तु की लंबाई से आधी लंबाई की दर्पण होनी चाहिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न है विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या होता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या होता है। ऑप्शन ए में है विद्युत धारा को कम या ज़्यादा करता है, बी में है विद्युत परिपथ की रक्षा करता है, सी में विभवांतर को नियंत्रित रखता है, और डी में है क्या? उपयुक्त में से सभी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्युत परिपथ की रक्षा करता है। क्या करता है? विद्युत परिपथ की रक्षा करता है। अगला प्रश्न 7 नंबर है। 7 नंबर प्रश्न है कि चित्र में प्रदर्शित आँख में कौन सा दोष है। यानी कि यहाँ पर चित्र दिया गया है, इसमें क्या है? ये आँख का चित्र है और प्रतिबिंब इसमें कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है, यानी कि यहाँ पर बनता है। और इससे अगर बाहर प्रतिबिंब बन जाए तो क्या होता है? दूरदृष्टि दोष हो जाता है। और इसके अंदर रेटिना से पहले अगर पीछे पर बने, जैसे यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? यह निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका? अवतल का। अगला प्रश्न देखेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष।
अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है, ये भी इसमें चित्र दिया गया है। इसमें क्या है कि प्रतिरोधों में अ से लेकर ब तक, यानी कि अ यहाँ पर है, यानी कि ए मान लेते हैं ए, और यहाँ बी, यानी कि ए से बी तक जितना जो प्रतिरोध है इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। यानी कि यहाँ पर 2 ओम है, यहाँ पर क्या है श्रेणी क्रम में है, यहाँ भी श्रेणी क्रम में है, और ये बीच में क्या है, ये दोनों समानांतर क्रम में है। तो तीनों का समतुल्य निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 और प्लस ये दोनों का जब 2 ओम का प्रतिरोध निकालेंगे समानांतर क्रम में तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये 2 ओम यहाँ पर है तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 और 2 4, 1 5 हो जाएगा। कितना टोटल जो प्रतिरोध हो जाएगा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 ऑप्शन में देख लेते हैं। चलिए ऑप्शन ए में है यहाँ पर 5, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, 5 ओम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है धोबन सोडा। धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, यानी कि धोबन सोडा है और ऑप्शन में क्या है, रासायनिक नाम दिया गया है। तो इसमें धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। धोबन सोडा क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। और ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा का, बेकिंग सोडा का, बेकिंग सोडा का, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। और बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं, खाने वाला सोडा भी कहते हैं, यानी कि खाबर सोडा, खाबर सोडा भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है आपका, एंटीपायरेटिक्स दवाएं प्रयोग की जाती है। एंटीपायरेटिक्स दवाएं हैं जो प्रयोग किया जाता है किसके लिए, एंटीपायरेटिक दवा संवेदना को कम करने के लिए, कीटाणुनाशक के रूप में, शरीर के ताप को घटाने में, घाव को धोने में। आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका शरीर के ताप को घटाने में। शरीर के ताप को घटाने में एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग करते हैं, यानी कि बुखार में एंटीपायरेटिक्स दवा का प्रयोग किया जाता है शरीर के ताप को घटाने के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए, दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि दूध का घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, दूध का घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि पाश्चुरीकरण में तापमान दिया गया है और समय दिया गया है, यानी कि दूध को जब पाश्चुरीकृत किया जाता है, यानी कि दूध को लंबे समय तक रखने के लिए, उसे न फटे इसके लिए उसे क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। कितने तापमान पर, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 62 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है और आधा घंटा तक, यानी कि 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम जीवाणु की खोज किसके द्वारा किया गया था। जीवाणु की खोज किसके द्वारा किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। जीवाणु की खोज एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। अगला प्रश्न है 14 नंबर। सामान्य पुरुष का रक्तदाब कितना होता है। सामान्य पुरुष का औसतन जो रक्तदाब होता है वो कितना होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 120/80 हो जाएगा। यानी कि इसमें होता है एक सिस्टोलिक होता है और एक डायस्टोलिक होता है। तो इसमें 120 जो है क्या है, सिस्टोलिक है, और 80 क्या है, डायस्टोलिक है। आंसर हो जाएगा ए, 120/80। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी। यानी कि जीवन की उत्पत्ति जो हुई थी, मानव की जीवन की उत्पत्ति वह किस काल में हुई थी। मीसोजोइक में, डिवोनियन में, सिनोजोइक में, क्या हो जाएगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्री कैरेम्बियन काल में हुई थी। प्री कैरेम्बियन काल में मानव के जीवन की उत्पत्ति हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, ग्लाइकोजन का संचय होता है। यानी कि ग्लाइकोजन का संचय किया जाता है कहाँ पर।
ग्लाइकोजन का संचय कहाँ पर किया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 का आंसर ग्लाइकोजन का संचय कहाँ पर किया जाता है? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यकृत और पेशियों में। यकृत और पेशियों में ग्लाइकोजन को संचित किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? यानी कि युग्म में मिलान करना है। मिलान करना है तो ऑप्शन ए में है ऑक्सीजन फल पकाने वाली गैस है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है फल पकाने वाली गैस नहीं है। बी में है जिब्रेलिन पादप हार्मोन है, तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा जिब्रेलिन पादप हार्मोन है। इसका और दो ऑप्शन है वो देखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जिब्रेलिन पादप हार्मोन नहीं है। लेकिन फिर भी देख लेंगे ऑप्शन क्या था। ऑप्शन सी में क्या था? एथिलीन प्रोटीन है, गलत है। एंजाइम वृद्धि नियंत्रक है, ये भी गलत है। अगला प्रश्न देखेंगे 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? रक्त नहीं पाया जाता है लेकिन श्वसन होता है। रक्त नहीं पाया जाता लेकिन श्वसन होता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रा। हाइड्रा में क्या होता है? रक्त नहीं होता है लेकिन श्वसन की क्रिया होती है। अगला प्रश्न है 19 नंबर। कंप्यूटर हार्डवेयर जो कि सिलिका से बना होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो होता है सिलिका से बना होता है। इसमें आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडारण में रखा जाता है। भंडारण में यानी कि डाटा को बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टोर किया जाता है। यह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, चिप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिप हो जाएगा। ऑप्शन ए में डिस्क है, सी में चुंबकीय टेप है और डी में इनमें से सभी है या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? आंसर चिप हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है, प्रश्न क्या है? एड्स का विषाणु निम्न में से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? यानी कि एड्स का जो विषाणु होता है, जैसे एड्स का जो विषाणु है वह किससे प्रभावित करता है? प्रभावित किसे करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए रक्त में टी कोशिकाओं की वृद्धि में क्या करता है? रुकावट करता है। एड्स का जो विषाणु है वह रक्त में टी कोशिका की वृद्धि में प्रभावित करता है। टी कोशिका की वृद्धि को प्रभावित कर देता है। अगला प्रश्न है 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है, स्वतः चालित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है? यानी कि अपने आप जो गाड़ी चलने वाला है वह स्वतः चालित गाड़ियों में लगने वाला यानी कि लगे हुए ब्रेक जो उसमें लगा रहता है गाड़ी में, वह किस व्यवस्था में कार्य करता है? किस व्यवस्था के द्वारा कार्य करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइड्रोलिक व्यवस्था के कारण। हाइड्रोलिक व्यवस्था पर कार्य करता है। अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। यानी कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित क्या रहेगा? क्या इसमें से अपरिवर्तित रहेगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, घनत्व। घनत्व क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न है, केल्विन तापमान में बर्फ़ का गलनांक क्या होता है? केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? तो सेंटीग्रेड में अगर बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बर्फ़ का जो गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन इसे अगर केल्विन में अगर बदलेंगे तो 273 केल्विन हो जाएगा। और अगर क्वथनांक की बात करें जल की तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन में बात करें तो क्या हो जाएगा? 273 हो जाएगा, 373 हो जाएगा। और इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा 273 केल्विन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 24 नंबर, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। इनमें से कौन सा प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है? प्रतिचुंबकीय यानी कि जो लौह चुंबकीय और अनुचुंबकीय नहीं है, लौह चुंबकीय और अनुचुंबकीय नहीं है, वो सब क्या है? प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, डी मरकरी। यानी कि एल्युमिनियम क्या है? एल्युमिनियम अनुचुंबकीय है, नियॉन अनुचुंबकीय है, लौह साल्ट के विलयन यह लौह चुंबकीय है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, डी हो जाएगा मरकरी। अगला प्रश्न है 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? अपने जीवन के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तंतु पैदा करता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डिम्बक हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा डिम्बक, यानी कि लार्वा। क्या हो जाएगा? लार्वा। अगला प्रश्न देखेंगे। 26 नंबर प्रश्न है। 26 नंबर प्रश्न है कि जल के अणुओं के लिए कोशिका भित्तियों का आकर्षण बल क्या कहलाता है? जल के अणुओं के लिए कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न देखेंगे 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न देखेंगे, जल के अणुओं के लिए कोशिका भित्ति का आकर्षण बल क्या कहलाता है? क्या हो जाएगा? जल के अणु में जो आकर्षण बल होता है वह किसके कारण होता है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, स्वसंजन बल के कारण। किसके कारण? स्वसंजन बल के कारण। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि 3 से 4 वर्ष के बच्चे में कौन से दांत नहीं होते हैं? 3 से 4 वर्ष के बच्चे में क्या होता है? आगे वाला जो दांत होता है इंसीजर, केनाइन होता है। आगे वाला दांत जो सामने होता है उसे क्या कहते हैं? केनाइन कहते हैं, केनाइन कहते हैं। और ये कृंतक जो है जिसे क्या कहते हैं? रदनक कहते हैं। यानी कि साइड वाला जो दांत है वह रदनक है। और अग्रचवर्णक यानी कि रदनक के बाद वाला जो दांत है अंदर की ओर वह क्या है? अग्रचवर्णक है, यानी कि प्रीमोलर है। और उसके बाद वाला जो दांत होता है सबसे पीछे होता है वह क्या होता है? चवर्णक होता है, यानी कि मोलर होता है। मोलर जिसे क्या कहते हैं? अकल चह दांत कहते हैं। अकल चह दांत कहते हैं, जो 20 वर्ष के बाद ही वह अकल चह दांत उत्पन्न होता है। तो क्या हो जाएगा? 3 से 4 वर्ष के बच्चे में कौन से दांत नहीं होते हैं? आप लोग आंसर समझ गए होंगे। क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, चवर्णक नहीं होता है। क्या होता है? चवर्णक नहीं होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि जीवाणु जो दलहनी पौधों की जड़ों में निवास करता है वह कौन सा है? कौन सा जीवाणु दलहनी पौधे के जड़ में निवास करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइजोबियम। अगला प्रश्न है 29 नंबर। किस जीवधारी द्वारा उत्पन्न एक यौगिक जो दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है क्या कहलाता है? किसी जीवधारी द्वारा उत्पन्न एक यौगिक जो दूसरे सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकता है क्या कहलाता है? सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकता है, क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रतिजैविक, यानी कि एंटीबायोटिक। क्या हो जाएगा? एंटीबायोटिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि पर्णहरित यानी क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लवक, यानी कि हरित लवक जो होता है वह ग्रेना में पाया जाता है। यानी कि पर्णहरित जो है क्लोरोफिल वह क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, जिससे क्या होता है? पौधे को भोजन की प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके पौधे अपना पोषण करता है। क्या हो जाएगा? हरित लवक के ग्रेना भाग में पाया जाता है क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है लाइनक्स क्या है? 31 नंबर प्रश्न है लाइनक्स क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि लाइनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला
अगला प्रश्न है 32 नंबर, हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? यानी कि हवाई जहाज़ में जो ब्लैक बॉक्स होता है उसका वास्तविक रंग कैसा होता है? बॉक्स ब्लैक होता है लेकिन उसका रंग वास्तविक में ब्लैक नहीं होता है, उसका रंग कैसा होता है? नारंगी होता है। क्या हो जाएगा आंसर? नारंगी। अगला प्रश्न है 33 नंबर। 33वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो सदिश राशि वैसी राशि को कहते हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो। क्या हो? परिमाण और दिशा दोनों हो। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संवेग। संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है। और ये ऊर्जा, दाब, कार्य, ये सब क्या है? ये सब अदिश राशि है। इसमें क्या है? केवल परिमाण है, केवल परिमाण है। और अगर सदिश राशि की अगर उदाहरण जानना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा, वेग हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, आवेग हो जाएगा, आवेग। ये सब क्या है? ये सब क्या है? सदिश राशि का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न पढ़ लेते हैं, ऑप्शन नीचे भी है, इसका देख लेंगे। जब सितार और बांसुरी, यानी कि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें से उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर किसके कारण किया जा सकता है? यानी कि एक ही समय पर और एक ही धुन को सितार और बांसुरी दोनों के द्वारा बजाया जाता है तो उसमें जो अंतर स्पष्ट किया जाता है कि कौन सा सितार का आवाज़ है, कौन सा बांसुरी का आवाज़ है, यह किसके कारण किया जाता है? किसके कारण? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गुणता, यानी कि केवल ध्वनि गुणता के कारण, केवल ध्वनि गुणता के कारण, यानी कि डक्टिलिटी के कारण क्या होता है? आवाज़ में पहचान कर पाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है निम्न तापी, जिसे क्या कहते हैं? क्रायोजेनिक कहते हैं। क्रायोजेनिक किस ताप पर कार्य करता है? निम्न ताप पर। तो यहाँ पर क्या है? क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग होता है, क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग किया जाता है। क्यों? ऑप्शन देख लेंगे इसका। क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग क्यों किया जाता है? चलिए ऑप्शन आपका आ गया। क्या है? पनडुब्बी नोदन में, तुषार मुक्त परिस्थितियों में, यानी कि रेफ्रिजरेटर में, और सी में क्या है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। इसका आंसर हो जाएगा सी, रॉकेट प्रौद्योगिकी में प्रयोग किया जाता है, रॉकेट प्रौद्योगिकी में। अगला प्रश्न है 36 नंबर। मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट किसका अयस्क है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा थोरियम का। और लोहा का अयस्क कौन सा होता है? मैग्नेटाइट होता है, हेमेटाइट होता है, सीडेराइट होता है। ये सब क्या है? लोहा का अयस्क है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि निम्न लवण में से सागरीय जल की लवणता में किसकी अधिकतम योगदान है? सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? सागरीय जल की लवणता में किसकी अधिकतम योगदान है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, यानी कि सागर के लवणता में सबसे अधिकतम मात्रा किसका रहता है? सोडियम क्लोराइड का मात्रा रहता है, सोडियम क्लोराइड का। अगला प्रश्न है 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न क्या है? इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? यानी कि दूध, खून, शहद और आइसक्रीम, कौन सा कोलाइड नहीं है? तो दूध क्या है? कोलाइड है, खून कोलाइड है, शहद कोलाइड है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा सी, आइसक्रीम कोलाइड नहीं है। क्या होगा? आइसक्रीम कोलाइड नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है 39 नंबर। छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों के होने की संभावना है। यानी कि पानी से होने वाला सभी रोग है और सिवाय एक के, यानी कि कौन सा एक है जो पानी द्वारा नहीं फैलता है? पानी के द्वारा नहीं फैलता है। इसमें क्या हो जाएगा? हैजा क्या है? हैजा जल जनित रोग है, यानी कि पानी से फैलता है। टाइफाइड भी फैलता है कामला के कारण, यानी कि कामला भी जल के कारण ही होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि फ्लोरोसिस जो होता है वह किसके कारण होता है? फ्लोरोसिस जल के द्वारा नहीं होता है। और यहाँ पर पूछा गया था कि जल के
द्वारा नहीं होने वाला, जल के द्वारा नहीं होने वाला क्या हो जाएगा? फ्लोरोसिस हो जाएगा। अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न। 40 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग कौन सा है? 40 का क्या हो जाएगा? 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, तपेदिक। तपेदिक क्या है? बैक्टीरिया के कारण होता है। चेचक क्या होता है? चेचक विषाणु के द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा, चेचक विषाणु के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 41 नंबर। पीएच संबंधित है, पीएच संबंधित है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? पीएच संबंधित है फास्फोरस आयन की सांद्रता से, बी में फास्फोरस और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से, सी में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से। यानी कि पीएच जो है वह निर्धारित किया जाता है, वह किसकी सांद्रता से है संबंधित, किसकी सांद्रता से संबंधित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से संबंधित है। पीएच क्या है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से संबंधित है। अगला प्रश्न है क्या? 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न देखेंगे। मानव आँख सर्वाधिक सुग्राही है। मानव आँख जो है वह सर्वाधिक सुग्राही है, सुग्राही है। मानव आँख के लिए सुग्राही जो कलर है, यानी कि सबसे संवेदनशील कलर, यानी कि आरामदायक कलर जो है मानव आँख को देखने के लिए, वह कौन सा कलर है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हरा। हरा प्रकाश जो है मानव आँख के लिए बहुत ही देखने के दृष्टि से, मानव आँख के दृष्टि से क्या है? बहुत ही आरामदायक है, यानी कि सुग्राही है। क्या है? हरा प्रकाश। अगला प्रश्न है गन मेटल किसका अयस्क है? गन मेटल किसका अयस्क है? यानी कि गन मेटल क्या है? मिश्र धातु है, और यह कौन कौन से तत्व का मिश्रण है? इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, तांबा, टीन और जस्ता। तांबा, टीन और जस्ता इसका जो है गन मेटल का मिश्रण है। और सीसा और टीन जो है, सीसा और टीन, सीसा यानी कि पीबी और टीन यानी कि एसएन, एसएन यह क्या है? फ्यूज का मिश्र धातु है, यानी कि फ्यूज जो बनाया जाता है सीसा और टीन के मिश्रण से। अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम चुनिए। अवरोही क्रम चुनिए। अवरोही क्रम का मतलब हुआ क्या? घटते क्रम में, घटते क्रम में। घटते क्रम कब होगा? जब सबसे अधिक वाला सबसे पहले होगा, उसके बाद उससे कम वाला होगा, उसके बाद उससे कम वाला होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर इसका? 44 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कच्चा लोहा जो होता है उसमें सबसे अधिक होता है कार्बन की मात्रा, और उससे कम क्या होता है? ढलवा लोहा में, और उससे भी कम होता है मृदु इस्पात में। तो आंसर क्या हो जाएगा? कच्चा लोहा, ढलवा लोहा और मृदु इस्पात। सबसे अधिक कच्चा लोहा में, उसके बाद 2 नंबर में ढलवा लोहा, 3 नंबर में मृदु इस्पात। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? सर्वाधिक स्थायी तत्व है, सर्वाधिक स्थायी तत्व है। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सीसा। सीसा जो है वह सबसे स्थायी तत्व है। अगला प्रश्न है 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है किसी कमरे में एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है। यानी कि सेंट की किसी शीशी को कमरे में अगर खोला जाता है तो उसका जो सेंट है वो पूरे कमरे में फैल जाता है। यह किसके कारण फैल जाता है? ऑप्शन ए में है वाष्पीकरण के कारण, बी में है वाष्पन के कारण, सी में है विसरण के कारण और डी में ऊर्ध्वापातन के कारण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, विसरण के कारण फैलता है, यानी कि गैस जो है वह विसरण के कारण फैलता है। अगला प्रश्न है 47 नंबर। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है कहाँ पर? अमाशय में, उदर में, तिल्ली में, यकृत में।
क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यकृत में रहता है। मानव शरीर में विटामिन ए जो है वह यकृत में संचित रहता है। अगला प्रश्न है, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होता है? संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित रहता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? संचार उपग्रह जो है उपग्रह वो कहाँ रहता है? आयनोस्फीयर यानी कि आयन मंडल में रहता है। क्या हो जाएगा आंसर? आयन मंडल। अगला प्रश्न 49 नंबर, नेफ्रोमीटर से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? नेफ्रोमीटर के द्वारा किसका मापन किया जाता है? नेफ्रोमीटर के द्वारा किसका मापन किया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन बी हो जाएगा, बादल की दिशा और गति का। बादल की दिशा और गति का माप किसके द्वारा किया जाता है? नेफ्रोमीटर के द्वारा। नेफ्रोमीटर के द्वारा। और आज के क्लास का लास्ट प्रश्न है यह 50 नंबर। और देखिएगा आप लोग वीडियो, और कैसा लगा आप लोग बताइएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपके रिवीजन के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके कैसा क्लास लगा। लास्ट प्रश्न है आपका, क्या है प्रश्न? निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए इसी के साथ क्लास को यहीं पर रोकते हैं, और आप लोग देख लीजिएगा वीडियो, और इसका जो आगे वाला क्लास होगा वो कल होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 9। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।